हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि याया तसो लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रन ऑफ कच्छ को लेकर के। तो रन ऑफ कच्छ जो है वो हमारे इंडिया के गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। रन ऑफ कच्छ जो है इसमें इंक्लूडेड है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड बन्नी ग्रासलैंड। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। देखो, इंडियन वाइल्ड एस जिसको गुजराती लैंग्वेज में हम खुर के नाम से भी जानते हैं, उसकी कुछ पॉपुलेशन बची हुई है और वो इंडियन वाइल्ड एस की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलती है। ये जो रन ऑफ कच्छ है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। अब रन ऑफ कच्छ न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो केवीआईसी जो है, केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने रन ऑफ कच्छ में फर्स्ट मेगा खादी फैशन शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से रन ऑफ कच्छ न्यूज में बना हुआ था। अब ये केवीआईसी जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1956 में एक एक्ट आया और एक्ट का नेम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट। उस एक्ट के बेसिस पर केवीआईसी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि केवीआईसी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो रन ऑफ कच्छ की जो लोकेशन है, क्यों न्यूज में बना हुआ था, ये सारे बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर और फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है कोविड को लेकर के। कोविड के केसेस जो हैं वो दोबारा से सर्च हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट्स को अपने अपने लेवल पर जो भी प्रोसीजर है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में अलग अलग स्टेट में जो भी हॉट स्पॉट जहाँ पर केसेज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर आइडेंटिफाई करो और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की या जो भी अपने तरीके से मेडिकल जो भी आपका प्रोसीजर है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो कि अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो उनको हम जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो हैंडल कर पाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो देखो आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर, तो यूक्रेन के जो मिनिस्टर है उनकी नेक्स्ट वीक हमारे इंडिया में विजिट देखने को मिल सकती है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको कीव में एक तरीके से इनवाइट करने के लिए बोल सकते हैं। और उनकी विजिट का एक मेन रीजन ये भी है कि अभी इसी साल जो है वो जुलाई के जो स्टार्टिंग पार्ट रहेगा उस टाइम में जो है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मींस एचसीओ की मीटिंग जो है वो होगी। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो आ सकते हैं, तो इसको लेकर के कि इंडिया जो है वो एक मीडिएशन का रोल प्ले करे और ये जो भी इशू है उसका एक सॉल्यूशन देखने को मिले, ये वॉर जो है वो रुके, दोनों कंट्री जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हों, जो भी इशू है जो भी क्राइसिस है वो सोल्व हो सकें। इन सब को लेकर के यहाँ पर यूक्रेन के मिनिस्टर की विजिट देखने को मिल सकती है। तो देखो, रशिया यूक्रेन वॉर लास्ट ईयर फेब में ये वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के बहुत सारे एरिया जो है वो रेगुलर न्यूज में रहे। तो मैप के थ्रू कुछ बेसिक बातें जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखो, ये है यूक्रेन का मैप और आप सभी को पता है कि अगर हम रशिया और यूक्रेन को एक साइड कंबाइंड फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। बेसिक रीजन क्या है इस वॉर का कि यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता था, जिसकी वजह से रशिया चाहता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके बॉर्डर एरिया तक अपनी रीच ना बनाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि फिर एक टाइम के बाद में जो है वो रशिया को इसका नुकसान जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है रशिया और ये है यूक्रेन। यहाँ पर है क्रीमिया रीजन जिसको 2014 ने, पहले क्रीमिया रीजन जो है वो यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन 2014 के बाद में जो रशिया है उन्होंने क्रीमिया को अपने अंडर कर लिया। ये है सी ऑफ अजोव और यहाँ पर है ब्लैक सी। ओके, ओडेसा पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक है स्नेक आइलैंड जो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इससे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। साथ ही साथ में यूक्रेन की जो कैपिटल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कीव।
ओके। और आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हमारे इंडिया के जो है वहाँ पर मेडिकल की स्टडीज़ के लिए रशिया और यूक्रेन में जाते हैं, और इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था कि वहाँ पर जो भी इंडियंस है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से वापस जो है वो हम इंडिया में ला सकें। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है यूक्रेन का, वहाँ पर भी कुछ रीजन जैसे कि लुहांस्क रीजन, डोनेट्स्क, और ये है जपोर्जिया, और ये है खेरसोन रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो यूपीएससी क्या करता है, जैसे आपको मैप दे देगा, यहाँ पर यूक्रेन, यहाँ पर रशिया, कुछ स्टार मार्क कर देगा, जैसे यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया, ये रशिया की कैपिटल यहाँ पर है मॉस्को, रशिया के वेस्टर्न पार्ट पर है, और ये है यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन जो रशिया को एशियन पार्ट और यूरोपियन पार्ट में डिवाइड करता है एक तरीके से। तो यहाँ पर स्टार मार्क कर देगा यूपीएससी, जैसे कोई भी एग्जाम में मैप दे दिया आपको और स्टार मार्क कर दिया, फिर पूछ लेंगे कि मान लो इसको मार्क कर दिया ए पॉइंट, इसको मार्क कर दिया बी पॉइंट, इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट मार्क कर देगा आसपास रीजन में। ओके, और उनको लेकर के फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो है वो कौन सी सिटी है या कौन सा एरिया है। तो मैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, और इसके अलावा वोल्केनोज, इन सब को जो है वो अगर हम मैपिंग के थ्रू स्टडी करें, आइलैंड, सी, स्टेट्स, ये सब कुछ जो है इनको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये है सी ऑफ अजोव और ये है ब्लैक सी। तो यहाँ पर के कौन से स्टेट के थ्रू कनेक्टेड है, स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया दोनों का मैप। एक हमने देखा इसमें आर्टिकल में हमने क्या डिस्कस किया कि एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, मीटिंग होगी जुलाई के स्टार्टिंग पार्ट में। तो इसमें पार्ट लेने के लिए आएंगे रशिया के प्रेसिडेंट, तो इस टाइम डिस्कस कर सकता है इंडिया उनके साथ में, या उससे पहले भी रशिया के साथ में डिस्कस कर सकता है। तो एचसीओ का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन है इसको पहले संगाई 5 के नाम से जाना जाता था, और इस संगाई 5 में 5 कंट्रीज थे, रशिया था, चाइना था, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। अब क्या होता है, 2001 में संगाई 5 था, 1996 से एस्टेब्लिशमेंट में आ गया था। 2001 में इस संगाई 5 में जो है वो उज्बेकिस्तान कंट्री जो है वो भी जुड़ जाता है। अब उज्बेकिस्तान जो है जब इसमें जुड़ा तो इसके बाद में क्या होता है, ये जो संगाई 5 है इसका नेम चेंज करके कर दिया जाता है HCO। तो इस तरीके से HCO जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में आया। उसके बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसके मेंबर बन जाते हैं HCO के। पहले इसके जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट थे, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया, ये जो है। अब 2017 में इंडिया पाकिस्तान जुड़ गए और 2021 में जो है वो ईरान भी इसका मेंबर बन गया। तो पहले हुए 6, फिर हुए 2 और जुड़े 8 और एक 9। अब 9 मेंबर जो है वो इसके मेंबर हुए हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, तो ये HCO की बेसिक बातें। अब देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया। ये जो कंट्री है ना, यहाँ पर देखो ये तुर्कमेनिस्तान जो है ना, ये इसका मेंबर कंट्री नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेंट्रल एशियन कंट्री है लेकिन मेंबर नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये सेंट्रल एशियन कंट्री, इंडिया जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विजिट देखने को मिले। इंडिया चाहता है कि यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो। इंडिया बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिसके थ्रू हम सी रूट का यूज़ ना करते हुए, और जैसे रशिया, ये सारी कंट्रीज़ के साथ में अगर हमारे बॉर्डर रिलेशन अच्छे रहें या फिर हमारे जो बायलैटरल रिलेशन अच्छे रहें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इंडिया में हो सकती है। और इसमें एक मेजर हर्डल जो है वो आता है पाकिस्तान। तो इसीलिए इंडिया ने देखो यहाँ पर चाहबार पोर्ट डेवलप किया था ईरान में, ताकि इंडिया जो है यहाँ पर अपने वाटर रूट का यूज़ करते हुए यहाँ पर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में तो हमारे बॉर्डर इशू काफ़ी 1947 के बाद से ही है, और वो इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जब से उरी अटैक और ये जो है ये सारे इशू जो टेररिस्ट अटैक जो है वो इंडिया में देखने को मिले। तो इंडिया ने इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की और इंडिया ने यहाँ पर डेवलप किया भाई चाहबार पोर्ट। और चाहबार पोर्ट जो है इसके थ्रू यहाँ पर हम जो है वो हाईवे कनेक्ट करते हुए अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाएं। तो जब तालिबान गवर्नमेंट यहाँ पर आई तो स्पेसिफिक इंडिया के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में। यहाँ की पार्लियामेंट, यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर ब्रिज, इसके अलावा जो भी डैम, इन सब का
जैसे कि सलमा डैम, यहाँ की पार्लियामेंट, इन सब का कंस्ट्रक्शन इंडिया ने किया ताकि अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन रहते हैं तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हमारी जो रीच है वो इजीली बन पाएगी। और तालिबान जो जब रेजीम आया दोबारा से यहाँ पर, तो इंडिया ने फोकस किया कि जो भी तालिबान जो है, और देखो हम क्या करते, पहले इंडिया की पॉलिसी मैक्सिमम ये देखने को मिलता था कि अगर कोई कंट्री जहां पर डेमोक्रेटिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो इंडिया वहां से अपने आप के एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती थी। और यही एक बेसिक रीजन रहा कि म्यांमार जो है वो हमारे बॉर्डर एरिया में रीजन होने के बाद में भी, तो यहाँ पर जब डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो नहीं किया गया, आर्मी का रूल ज़्यादा देखने को मिला, तो इंडिया ने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया और चाइना ने यहाँ पर अपने रिलेशन बेहतरीन किए। तो हमारे बॉर्डर एरिया में होने के बाद में भी इनके रिलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन दोबारा से जब यहाँ पर 2021 में दोबारा से आर्मी ने अपने ऊपर कैप्चर किया, तो इंडिया ने अपने लेवल पर जो भी अपने रिलेशन है, बॉर्डर रिलेशन है, इन सबको मेंटेन करने की कोशिश की। मतलब इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी है उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। अपने खुद के जो बेनिफिट्स हैं, कंट्री के लिए जो बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर भी इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गया है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन जो वॉर है, मतलब इंडिया जो है वो अपना एक स्टैंड रखने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, हम जो है वो अपने आप को क्या कर लेंगे, हम भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। जैसे कि रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए इंडिया यूएस ने कि रशिया के साथ में कोई डिफेंस जो है वो डील नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने S-400 डिफेंस डील जो है वो हमने की। साथ ही साथ में रशिया के साथ में जब अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए रशिया के ऊपर कि रशिया से जो है वो जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन इंडिया ने खरीदा। और इंडिया से जब क्वेश्चन पूछा गया तो इंडिया ने अपनी बात भी रखी कि देखो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं खरीद रही हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपना मैक्सिमम जो है डिपेंडेंट है रशिया के क्रूड ऑयल पर। ओके, तो इंडिया जो है उसको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड लेवल पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे अपने बाइलेटरल और मल्टीलेटरल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो ये इंडिया की न्यू पॉलिसी और अपना एक नया स्टैंड जो है वो इंडिया जिस तरीके से क्रिएट कर रहा है, और इसका मेन टारगेट ये भी है कि इंडिया अपने आप को एज ए डेवलप्ड नेशन के रूप में देखता है। और डेवलप्ड नेशन जो है कि मतलब हम जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब कोई हमें इन्फ्लुएंस ना करे। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से हम अपने आप को एस्टेब्लिश करें, लेकिन कोई अपने पर्सनल बेनिफिट को मनवाने के लिए जो है वो कोई हमें इन्फ्लुएंस ना कर सके। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की, कुछ रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट पेज पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ भी कर दिया है। और एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने अलाउ कर दिया है कि हाँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसमें देखो ये जो एनजीटी जो है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने बोल दिया है कि भाई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है उसको रिविजिट करो। मतलब कुछ टाइम पहले भी देखो लास्ट संडे को भी इसको लेकर के आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल में जो लास्ट संडे को जो आर्टिकल आया उसमें बात बोली गई थी कि यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो स्पीसीज जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी इस प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिशमेंट से। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर टाउनशिप, पोर्ट, एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो मैप के थ्रू सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रेट निकोबार है कहाँ। देखो ये हमारा इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये है सर्दर्न पॉइंट। ओके, ग्रेट निकोबार। तो इसका एक बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर ये जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी जो है वो और अच्छी बन पाएगी, इसलिए भी इंडिया जो है वो इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब के साथ में भी, और यहाँ पर श्रीलंका जो है उसके साथ में भी। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से अपनी प्रेजेंस, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इसमें चाइना अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बेसिक रीजन ये है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर फोकस कर रहा है कि हमारी एक तरीके से अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी, तो इस रीजन में अदर कंट्री जो है वो अपना इंटरफेयर काफ़ी कम करेंगे। और मेन टारगेट ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ओपन हो, फ्री हो सभी के लिए, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सके।
तो ये तो इंडिया का प्रॉफिट है, लेकिन भाई एनवायरनमेंट का भी तो नुकसान होगा ना इससे। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो नुकसान होएगा उसको, जैसे कि कोरल रीफ्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर लेदर बैक टर्टल्स हो गए, इनकी पॉपुलेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। यहाँ पर कैंपेल बे है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो उनके ऊपर जब इफेक्ट आएगा आपके इस प्रोजेक्ट से, तो एनजीटी ने बोला है कि दोबारा से एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी जो है वो रिविजिट करे इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारी जो ट्राइब यहाँ पर रहती हैं उनको भी अगर आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि देखो ट्राइब्स को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो ट्राइब्स तो इफेक्टेड होंगी। ओके, तो यहाँ पर आप इतने पेड़ काटोगे उससे एनवायरनमेंट का नुकसान, दूसरा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं उनका नुकसान, उनको अगर आप कहीं और ट्रांसफ़र करोगे, उनका जो कल्चर है, उनका जो रहने का तरीका है वो इससे इफेक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों को दोबारा से व्यू करने की ज़रूरत है, ऐसा एनजीटी ने बोल दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। एक तो स्पेस पॉलिसी जो है, मतलब जो भी हमारा स्पेस है उसमें प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके, इसलिए स्पेस पॉलिसी रखी है। दूसरा, इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि जो आईटी रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया है कि कोई भी फेक न्यूज जो है अगर सर्कुलेट हो रही है तो पीआईबी का जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसको एम्पावरिंग दिया जाएगा कि वो इन सारे फैक्ट्स को, गवर्नमेंट के खिलाफ में जो भी इस तरीके की फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही है उनको फैक्ट चेकिंग उसकी की जाएगी। तो यहाँ पर एडिटर्स गिल्ड जो है उन्होंने ये बोला है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने ये जो अपने अमेंडमेंट किए है ना, इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आप रिव्यू करोगे या फिर अगर कोई सर्कुलेट कर रहा है उसको बैन करोगे, क्या आपका बेसिस रहेगा कि किस तरीके से उसको रिव्यू करना। ये जो चीज़ें आपने बोला ना कि फैक्ट चेकिंग की जाएगी, इसको लेकर के एक क्लियरेंस जो है ना वो आप देने की कोशिश कीजिए, एक क्लियरिटी जो है वो होनी चाहिए। नहीं तो एक तरीके से जो नेचुरल जस्टिस है, जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको स्नैच किया जा सकता है। वैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मीडिया वन चैनल को जो बैन कर रखा था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर प्रेस जो है इंडिपेंडेंटली अगर गवर्नमेंट की कुछ बातों के खिलाफ में भी, कुछ पॉलिसीज के खिलाफ में अगर पॉइंट रखती है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के खिलाफ बोल रही है। इंडिपेंडेंट प्रेस जब अपने व्यूज जब रखेगी तभी जाकर के जो पीपल है उनको दोनों जो पॉइंट्स है गवर्नमेंट का भी और एक तरीके से उसके क्या क्या नुकसान है ये भी सामने देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो हिमाचल प्रदेश कोशिश कर रहा है कि कैनबिस जो है उसको वो लीगलाइज कर दे। अभी कैनबिस जो है वो हमारे इंडिया में, जैसे कि उत्तराखंड जो है स्टेट, वो फर्स्ट स्टेट बना था हमारे कंट्री में जिन्होंने 2017 में कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज किया था। हालांकि हमारे इंडिया में कंट्रोल्ड कल्टीवेशन जो है ना कैनबिस की, वो अलग अलग स्टेट में होती है, जैसे गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड कल्टीवेशन तो जो है वो तो बहुत पहले से देखने को मिल रही है, लेकिन कंप्लीटली किसी स्टेट में जो है वो 2017 में उत्तराखंड में, और इसके अलावा कंट्रोल्ड वे में ही कैनबिस का जो कल्टीवेशन है वो पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज जैसे कि उरुग्वे, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम, इनमें देखने को मिलती है। तो देखो, कैनबिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर आप बात करो तो बहुत सारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ में बहुत सारी जो मेडिसिन्स है उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अगर इसको लीगलाइज किया जाता है तो उसका काफ़ी बेनिफिट। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी करेगी रिव्यू, पॉजिटिव भी बताएगी, नेगेटिव भी बताएगी, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉफिट होंगे, उन सब के बेसिस पर जो है ना वो हम लीगलाइज करेंगे। अब देखो, उत्तराखंड अगर एक स्टेट में लीगलाइजेशन है और दूसरे में नहीं है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, इलीगल, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से कहीं ना कहीं इसको उगाया जाता होगा, फिर इलीगल तरीके से दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता होगा। तो इस तरीके के इलीगल इशू जो है ना वो जनरेट होते होंगे। जैसे कि बिहार में जो है वो लिकर को बैन कर रखा है, लेकिन आप देखते होंगे, हम भी डिस्कस करते हैं कि द हिंदू में रेगुलर ऐसी न्यूज़ बनी रहती है कि लिकर के कंजप्शन से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ओके, तो जब भी इस तरीके से
लीगलाइजेशन और कहीं पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, तो इस तरीके के इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इसका बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि इसकी वजह से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट होता है और उसका यूज़ भी होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, तो इसका क्यों ना इसका यूज़ किया जाए और जो रेवेन्यू है वो भी गवर्नमेंट को मिल सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट आई है और जो एक्सपर्ट है उनका ये बोलना है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, अगर इनको वही सिक्योरिटी के लेवल पर अलर्ट नहीं किया गया तो बहुत सारे जो डाटाबेस हैं वो लीक होंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने देखा कि एम्स जो है वहाँ का जो कंप्यूटर्स हैं वो हैक हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, साइबर इशू क्रिएट हो गए थे। तो साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो भी मालवेयर अटैक्स हैं उन सारे रिस्क को हमें फेस करने की ज़रूरत रहेगी। अब देखो ये डाटा, मान लो डिजीज के डाटा जो है वो चुरा लिए गए, तो डिजीज के डाटा चुरा करके क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, या फिर उन डाटाज को ऐसी जगह भेज दिया कि कुछ मेडिसिन को लेकर के भी जो कंपनीज है वो उन डाटाज का यूज करके मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, सप्लाई, ये सारी चीजें जो है ना इफेक्ट होती है। मतलब वो डाटा जो है अगर लिए जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, और यूज ऐसी जगह किया जाएगा जो उस मेडिकल इंडस्ट्री से ही वो डाटा जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस है या रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो प्रिवेसी है इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेडिकल सेक्टर में आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारे इंडिया के जो विलेजेज जो हैं वहाँ पर बहुत सारी, अगर आप इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चर लेवल पर, हिस्टोरिकल लेवल पर जो देखोगे तो बहुत सारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट लेवल से प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो विलेज है वो डेवलप हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी कल्चरल एसेट्स हैं उनकी हम करेंगे मैपिंग। तो एक स्कीम लाई गई, मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल पर जो स्टेट है उनकी कैटेगरी बना दी गई कि भाई ये इकोनॉमिक लेवल पर हो गया, ये कल्चर लेवल पर स्टेट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम बात करें इकोलॉजिकल कैटेगरी में, तो यहाँ पर राजस्थान में जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पास में ही है विश्नोई विलेज, और ये विश्नोई विलेज जो है इसकी एक केस स्टडी भी की जाती है कि किस तरीके से लोग जो है वो नेचर के साथ में, हार्मनी के साथ में रहते हैं, मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और विश्नोई जो है, अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ में मिलकर के और भी और सारे लोग जो हैं उन्होंने पेड़ों के वो चिपक गए थे कि खेजड़ी के पेड़ जो है वो नहीं काटने देंगे। तो विश्नोई जो सेक्ट है, विश्नोई जो कम्युनिटी है वो नेचर को काफ़ी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, इसके अलावा उत्तराखंड का जो रैनी विलेज है वहाँ पर चिपको मूवमेंट जो है वो उसके लिए फेमस है, तो ये इकोलॉजिकल कैटेगरी में हो गया। इसके अलावा डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो गुजरात का जो मोदेरा जो जगह है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है। हिमाचल प्रदेश का जो सुकेती है वो एशिया का ओल्डेस्ट फोसिल पार्क है वहाँ पर। और पंचरेथन जो है कश्मीर में, द विलेज ऑफ 70 मिस्टिक लाल डेड आर ऑल्सो क्लासिफाइड फॉर देयर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मतलब स्टेट को जो विलेज है ना उनको अलग अलग कैटेगरी में, भाई ये हिस्टोरिकल लेवल पर स्टेट है, विलेज है, तो इसको इस कैटेगरी में डाल दो। अब देखो इसका क्या किया जाएगा, ये मैपिंग कर दी जाएगी। और इंडिया जो है वो टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया चाहता है कि नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हैं, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी ना देना पड़े, और टूरिज्म सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करें। ओके, तो ये सारे डाटा जो हैं वो अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करेगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स प्रद्युमन सर आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं। रैपिड रिवीजन पॉलिटी के 2 वीडियो उन्होंने अपलोड किए हैं। प्रीलिम्स 2023 अगर आप दे रहे हैं और ना भी दे रहे हैं 2024 में भी अगर आप दे रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।